बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10.1 इसकी स्टेटमेंट है, हीट इंजन ऑपरेट्स विद 65 किलो कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड एंड एग्जॉस्ट 40.0 किलो कैलोरी ऑफ हीट, हाउ मच वर्क डिड द इंजन डू। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि एक हीट इंजन जो है वो 65 किलो कैलोरी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और 40 किलो कैलोरी को जो है वो मतलब कि एग्जॉस्ट कर देता है। तो कितना वर्क आपका हीट इंजन करेगा ये आपने बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो वर्क एंड थर्मोडायनेमिकल वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसका डेटा हम लोग ड्रॉ कर लेते थे कि हमारे पास ये जो हाई हीट है इसको हम लोग क्यू हाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 65 किलो कैलोरी। फिर हमारे पास जो एग्जॉस्ट हीट है उसको मैं क्यू लो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 40 किलो कैलोरी। ठीक, करना क्या है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें यहाँ पर हमें जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पास जो है वो आगे जाकर हम लोग फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू नो दैट थर्मोडायनेमिकल वर्क डन इज बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन टू द हीट। और डायरेक्ट रिलेशन के साइन को अगर आप हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के साथ जो है वो क्यू मल्टीप्लाई होता है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हमारे पास होता है 4.184 जूल पर कैलोरी। ठीक, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किलो कैलोरी है तो मैं क्या करूंगा, देखें जूल ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दूंगा, तो ये 4.184 से 4814 जूल पर किलो कैलोरी बन जाएगा। ठीक, जूल पर कैलोरी होता है 4.184, अगर जूल पर किलो कैलोरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4184 जूल पर किलो कैलोरी। ठीक, अब हमारा देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू जे टाइम्स मतलब चेंज ऑफ हीट, राइट। तो चेंज ऑफ हीट हमेशा क्या होती है हमारे पास, हाई माइनस लो। तो 65 में से मैं 40 को सब्ट्रैक्ट करवा के मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास वर्क कितना आ जाएगा 104,600 जूल। और इसको अगर हम लोग जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 105,000 यानी कि 105 किलो जूल हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.1। फिर हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 10.2 के ऊपर। इसकी हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यानी कि आपने क्या किया, 400 जूल की हीट को सप्लाई किया और उसी टाइम जो है 150 जूल का वर्क भी हुआ है। व्हाट इज इंक्रीज इन इंटरनली ऑफ द सिस्टम, आपने सिस्टम की इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट गिवन किया गया है 400 जूल्स का, वर्क डन हमें गिवन किया गया है 150 जूल्स का। करना क्या है, हमें जो है वो इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसको हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं जो है वो सॉल्व करूंगा, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हीट की जो है कंजर्वेशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन प्लस द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी मुझे निकालनी है तो मैं वर्क डन को वहां जाके सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं। तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 400 माइनस 150, दैट विल बी इक्वल टू 250 जूल्स। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.2। देन हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 दैट इज आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट नंबर 10.1 एंड आइडियल गैस absorb 5 exponent 3 joules of energy while doing 2 exponent 3 joule of work on environment during a constant pressure process। constant pressure process का मतलब कि isobaric process के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक, वो कह रहा है कि compute the change in internal energy of the gas। आपने क्या करना है, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको आपने कैलकुलेट करना है। if the internal energy now drops by 5.4 exponent 3 and 7.5 exponent 3 joule is heat is expelled from the system। यानी कि अगर आपकी इंटरनल एनर्जी 4.5 एक्सपोनेंट 3 जूल्स कम हो रही है और 7.5 एक्सपोनेंट 3 जूल्स की हीट को आप जिस सिस्टम से एक्सपेल करा रहे हैं, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एट 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। यानी कि आपने जो है वो अज्यूम करने के आपके पास जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर आपका 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है। ठीक, तो इसको भी हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट ए के सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ हमारा अमाउंट ऑफ हीट गिवन किया जा रहा है 5 एक्सपोनेंट 3 जूल्स का। ठीक, और ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वर्क डन करवाया है 2 एक्सपोनेंट 3 जूल्स का। आपने करना क्या है, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट निकालना है। तो ये तो हम लोग बहुत सिंपली जो है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे पास जो है वो 5 एक्सपोनेंट 3 माइनस 2 एक्सपोनेंट 3 हमारे पास जो है वो 3 एक्सपोनेंट 3 जूल्स का हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट आ जाएगी इंटरनल एनर्जी के अंदर। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है वो पार्ट बी की बात करते हैं कि जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि आपकी
इंटरनल एनर्जी कम हो रही है 4.5 जूल, और उसी टाइम आप हीट भी निकाल रहे हैं दैट इज 7.5 जूल्स, और यहाँ पर आपको जो है वो चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दैट इज 1.01 यानी कि आपको जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर गिवन किया जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ हम साइन कन्वेक्शंस को भी मद्देनजर रखेंगे बिकॉज यहाँ आपकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है और साथ साथ आपके पास जो है वो वर्क डन जो है वो भी मतलब सॉरी जो आपके पास हीट है वो भी एक्सपेल हो रही है। तो ये दोनों ही चीजें नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि हमने कहा था कि हीट सप्लाई होगी तो पॉजिटिव, हीट एक्सपेल होगी तो नेगेटिव। आप जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो है वो देखें डेल यू मेरे पास यहाँ से इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये डेल यू है बेसिकली, ठीक। तो ये मेरे पास क्या रह गया पी डेल वी। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा -7.5 प्लस 4.5 इक्वल टू पी डेल वी, ठीक। तो ये इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -6.3 दैट विल बी इक्वल टू पी डेल वी। हमें जो है वो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर को जाके डिवाइड करवा दूंगा, तो प्रेशर को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा -2.97 एक्सपोनेंट -2 क्यूबिक मीटर, ठीक। ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 10.1। फिर हम लोग चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 10.3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 10.3 है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर नाइट्रोजन CV इक्वल टू 20.815 जूल पर मोल केल्विन, ठीक। आपको यहां पर कहा जा रहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट आएगा 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए अगर उसको आपने जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक। और आपको यहां पर गिवन किया जा रहा है कि आपके पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर नाइट्रोजन कितनी है 20.815 जूल पर मोल केल्विन। तो इसका हम लोग जो वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हमने कैलकुलेट करनी है, मास हमें गिवन किया जा रहा है नाइट्रोजन गैस का 200 ग्राम, ठीक। टेम्परेचर हमारे पास जो 1 है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करा लेंगे 283 केल्विन हो जाएगा। T2 हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 303 केल्विन हो जाएगा, और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 20 केल्विन का, ठीक। देन हमारे पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन किया जा रहा है 20.815 जूल पर मोल केल्विन का। और देखिए हम लोग सोल्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है CV इक्वल टू डेल Q इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक। ये फॉर्मूला हमारे पास। अब देखें यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैंने हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक। तो इसके अलावा पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक। वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल Q इक्वल टू डेल U, यानी कि आप जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं वही इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज कर सकता हूँ, डेल Q की जगह क्या आ जाएगा डेल U इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास देखें हम लोग यहाँ पर क्या करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नाइट्रोजन का गिवन होगा अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है 28 ग्राम पर मोल, हमें जो है वो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो मास हमें गैस का गिवन किया गया है 200 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है 28, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 7.143 मोल्स। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हमारे पास जो वो इंटरनल एनर्जी आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं जो है वो इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स को पुट करूंगा, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम की जो मेरे पास वैल्यू गिवन की उसको पुट करूंगा, चेंज इन टेम्परेचर को पुट करूंगा, तो मेरे पास जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी दैट इज 2973.6 जूल्स, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 10.4 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 10.4 की हमारे पास स्टेटमेंट है रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके जो है वो रिवर्सिबल इंजन जो है वो दो टेम्परेचर डिफरेंस में जो है वर्किंग कर रहा है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 माइनस T2 कितना हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। If it absorbs 746 joule of heat from the source and reject 546 joule to the sink, यानी कि अगर वो 746 जूल की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 546 जूल की एनर्जी को एक्सपेल करा, तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। तो आपने क्या करना है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसका हम लोग डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहले गिवन किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 केल्विन, ठीक। यानी कि अगर आप देखें चेंज इन टेम्परेचर किसका कितना आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब यह है कि अगर आप जो है इसको कन्वर्ट करवाएंगे केल्विन के अंदर तो ये हमारे पास 100 केल्विन में ही आ जाएगा, ठीक।
आगे चलेंगे, हमारे पास Q1 कितना है 746 जूल्स, Q2 हमारे पास कितना है 546 जूल्स, ठीक। T1 हमें कैलकुलेट करना है और T2 हमें कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन हम लोग जब इसका स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास Q1 डिवाइड बाई Q2 दैट विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, राइट। तो यहाँ से हम लोग जो है वो T2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें अगर, तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा। देखिए पहले मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की 746 डिवाइड बाई 546 दैट विल बी इक्वल टू 1.366। T2 को मैंने वाले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक। अब इसके बाद मैं कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा, दैट हमें चेंज इन टेम्परेचर गिवन किया गया 100 केल्विन का, ठीक। देखिए यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे T1 माइनस T2 दैट विल बी इक्वल टू 100, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से जो है वो T1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो T2 वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं T2 यहाँ से निकाल लूँ और तो ये मेरे पास 100 यहाँ आ जाके क्या हो जाएगा T1 माइनस 100, ठीक। तो अब ये T1 माइनस 100 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, देखिए अब इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, ये देखें T1 इक्वल टू 1.366 और T2 की जगह क्या आ जाएगा T1 माइनस 100, ठीक। तो मजीद इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1.366 T1 टाइम और माइनस प्लस माइनस 1.36 मल्टीप्लाई बाय 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 136.6। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 136 को मैं वहां ले जाऊंगा, T1 को यहाँ लेकर आ जाऊंगा, ठीक। तो ये 1.366 माइनस 1 हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.366। मुझे T1 चाहिए तो T1 को मैं जो है वो सेपरेट कर लूंगा, यानी कि 0.36 को डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। तो जब मेरे पास T1 आ गया तो इस वाली इक्वेशन रिपोर्ट करके मेरे पास T2 भी आ सकता है। यहाँ पर 373 रखूंगा माइनस 100 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 373 माइनस 100 273 आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास हो जाएगा T1 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू T2। तो अच्छा इसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवा दिया। अगर 373 केल्विन है तो इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन जो है वो कन्वर्ट कराऊंगा तो 373 माइनस 273 कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा T1 माइनस 100 इक्वल टू T2। T1 कितना है हमारे पास 100 है, 100 में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट करवा देना है तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन भी कह सकते हैं हम, ठीक। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.4। फिर हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 2 पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग वन साइकिल एन इंजन extracts 2 exponent 3 joule of energy from heat reservoir and transfer 1.5 exponent 3 joule to cold reservoir। यानी कि वो 2 exponent 3 जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और 1.4 exponent 3 जूल्स की जो है वो एनर्जी को एक्सपेल कर रहा है। फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हाउ मच वर्क डज दिस इंजन डू इन वन साइकिल, व्हाट एवरेज पावर डज द इंजन जनरेट्स इफ इट गोज थ्रू 4 साइकिल्स इन 2.5 सेकंड। तो हम लोग जो है उसको देखें, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हमारे पास 2 exponent 3 जूल, एक्सपेल्ड है 1.5 exponent 3 जूल। हमें क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, वर्क डन कैलकुलेट करना है और पावर फॉर 4 साइकिल्स कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो हम लोग सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला में पता है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी 0.25, लेकिन मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25%, ठीक। फिर मेरे पास सेक्शन बी है कि हाउ पार्ट बी है कि कितना वर्क आपका करेगा हीट इंजन। तो हम लोग जो है वर्क डन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है और जितनी एक्सपेल की है, तो दोनों का डिफरेंस हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर के अंदर भी करके आ चुके हैं। तो हमारे पास वर्क डन फॉर वन साइकिल कितना आ जाएगा 5 exponent 2 जूल्स, ठीक। फिर हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर कितनी होती है 5 exponent 2 डिवाइड बाय 2.5, राइट। तो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 200 वॉट्स, लेकिन ये किसके लिए है, वन साइकिल के लिए है, क्योंकि हमने वर्क डन निकाला था फॉर वन साइकिल। तो अगर 4 साइकिल की बात की जाए तो उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं 4 के साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 800 वॉट्स की मेरे पास पावर आ जाएगी फॉर 4 साइकिल्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 4 साइकिल कहा गया है, या फिर आप इसको 8 exponent 2 वॉट्स भी कह सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 10.2। फिर हम लोग चलते हैं आगे एग्जांपल नंबर 10.5 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 10.5 है कार्नेट इंजन हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 55%। It takes certain amount of heat from a source, converts a part of it into useful work and rejects the remaining heat towards the heat sink। यानी कि कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर बाकी को एक्सपेल कर रहा है। If the temperature of heat source is 600 Kelvin, then find the temperature of the heat sink। यानी कि अगर आपको जो है वो हीट सोर्स का टेम्परेचर गिवन किया जा रहा है तो आपने हीट सिंक के टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एफिशिएंसी हमें यहाँ पर गिवन की गई 55%, हाई टेम्परेचर में गिवन किया गया 600 केल्विन का, लो टेम्परेचर में केल्विन जो है वो कैलकुलेट करना है। देखें एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, यहाँ से 1 माइनस T2 डिवाइड बाई 600 आ जाएगा मेरे पास, एक एफिशिएंसी परसेंट को मैं जो फ्रैक्शन में लेकर आऊंगा, ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 100। फिर मैं 1 को यहाँ लेकर आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 0.45। देखें ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक 0.45 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ, तो मेरे पास T2 का जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 270 केल्विन। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.5। फिर हमारे पास है एग्जांपल नंबर 10.6। एग्जांपल नंबर 10.6 में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8 if the temperature in the freezer is -23 डिग्री सेंटीग्रेड, what is the temperature at which it rejects heat। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास है 8 का, इफ द टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज -23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको जो लो टेम्परेचर गिवन किया जा रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट रिजेक्ट्स हीट, यानी कि आपने T1 कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट को ये एक्सपेल कर रहा है। ठीक, तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग, देखें कूलिंग और हीटिंग के ये दो जो है वो प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर की, तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग हमारे पास है 8। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास जो लो टेम्परेचर है वो T2 कितना है -23 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग कन्वर्ट करा देंगे कैल्विन के अंदर, कितना हो जाएगा 250 केल्विन। T1 हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट करूंगा ई कूलिंग का, दैट इज T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ठीक, 8 इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय T1 माइनस 250। ये T1 माइनस 250 को वहां ले जाकर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये पहले 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 250 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है T1 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँ 2000 को वहां ले जाऊंगा, ऐड करा दूंगा 250 के साथ और 8 से डिवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो मेरे पास T1 कितना आ जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर कितना आ जाएगा 281.25 केल्विन की हीट को आपने रिजेक्ट किया। ठीक, ये हमारे पास होगा एग्जांपल नंबर 10.6। फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.7, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 336,000 जूल पर केजी। ठीक, यहां आपको कहा जा रहा है कि आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है 30 ग्राम ऑफ वाटर की। ठीक है, अगर टेम्परेचर उसका जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि जहां पर वो क्या हो रहा है मेल्ट हो रही है आइस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, जबकि आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 336,000 जूल पर केल्विन, जूल पर केजी। ठीक, तो सोल्यूशन में हमारे पास देखें एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ पर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला आपको बता दूं। लेटेंट हीट ऑफ क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक, तो डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम, तो यहाँ पर डेल क्यू मेरे पास अमाउंट है और एम क्या है मेरे पास मास है, तो मुझे यहाँ पर डेल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एम टाइम्स एच एफ। देखें एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइड बाय टी, राइट। तो डेल क्यू की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एम टाइम्स एच एफ। ठीक, अब मेरे पास देखिए मास भी है 0.03 kg, एच एफ भी हमारे पास गिवन किया गया है, हमें टेम्परेचर भी गिवन किया गया, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज 36.92 जूल पर केल्विन। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.7 और फिर हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 3, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी of 3.2 gram of lead when it melts 327 degrees centigrade. Lead has a latent heat of fusion of 2.45 exponent 4 joule per kg. Suppose the same amount of energy is used to melt part of piece of silver which is already at its melting point of 961 degrees centigrade. Find the change in entropy of the silver. सेम क्वेश्चन है, देखें डेटा ड्रॉ करने के पहले में मास गिवन किया गया है। ठीक है, लेड का 3x-2 ग्राम, इसको हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर में गिवन किया गया है 600 केल्विन का। हमें अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन की गई है 2.45 जूल। ठीक, बी पार्ट में वही टेम्परेचर गिवन किया, मतलब 961 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन किया गया और यहाँ कहा गया कि इस टेम्परेचर के ऊपर आपने एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सोल्यूशन ए करते हैं हम लोग, वही काम कर रहे हैं। देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो है वो डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हमारे पास डेल एस क्या हो जाएगा, एम टाइम्स एच एफ डिवाइड बाई टी। यहां से मेरे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय एच एफ, कितना गिवन किया गया आपको 2.45 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन। तो यहां से आपको एंट्रोपी आ जाएगी 12.25 जूल पर केल्विन और 12.3 जूल पर केल्विन। ठीक, और इसके अलावा सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपने सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करना है, बाकी तमाम चीजें वही हैं। तो टेम्परेचर को चेंज करने से आपके पास एंट्रोपी क्या हो जाएगी 5.956 जूल पर केल्विन। ठीक, या 5.96 जूल पर केल्विन भी कर सकते हैं आप। तो ये थे हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल एंड असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसका मैं आंसर कर दूंगा। ठीक, अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।